Good morning, students. Welcome to Abbas Academy. So, in this chapter, in this video, you are going to learn the 9th chapter of your history, 8th standard history, the last phase of struggle for independence. Let us say this video will be very important if you are making your plan to appear any competitive exam. After we are going to study the Quit India movement, underground movement, and contribution of Indian National Army. ये तीन broadly चीज we will learn. सो सबसे पहले आया था कि एक्ट ऑफ 1935। तो सबसे पहले वेन एवर द वर्ड ACT कम ना एक्ट कम, एक्ट मतलब कानून, ये कानून बनाया गया था अंग्रेज़ों के दौर में, राइट। उसके प्रोविजन आज भी एप्लीकेबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस एक्ट मेड अ प्रोविजन फॉर द ब्रिटिश गवर्न इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स टू फॉर्म अ फेडरेशन। अब यहाँ पे तीन नई चीज़ें आपके लिए, एक तो है फेडरेशन, फेडरेशन की मीनिंग क्या है, देन प्रोविंसेस की मीनिंग क्या है ना, प्रिंसली स्टेट्स। एक के बाद एक मैं बताता हूँ। एट प्रेजेंट इंडिया, अब मैं इंडिया का मैप बताने जा रहा हूँ। दिस इज द करंट मैप ऑफ इंडिया, है ना। आज इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। फेडरेशन का मतलब है कि एक वन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट रूल होल इंडिया, पूरे इंडिया पे हुकूमत करेगी। लाइक मोदी गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ होल इंडिया ना, राइट। लेकिन हर एक राज्य में, हर एक स्टेट्स में डिफरेंट गवर्नमेंट है। लाइक हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना शिवसेना कांग्रेस NCP का गवर्नमेंट है, गुजरात में BJP है, मध्य प्रदेश में BJP है ना, आंध्र प्रदेश में TRS की गवर्नमेंट है। तो लाइक दिस हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, उनका चीफ मिनिस्टर है। यानी कि स्टेट हैज़ ऑटोनोमी, स्टेट के पास ये पावर है कि खुद का रूल रेगुलेशन बनाए, लेकिन वो सिर्फ स्टेट में एप्लीकेबल रहेगा। फेडरेशन मतलब डुअल गवर्नमेंट, वन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून, लॉ और एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन स्टेट का बनाया हुआ लॉ सिर्फ स्टेट में एप्लीकेबल रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में, लाइक बिहार में, गुजरात में बैन ऑन लिकर है, शराब पे पाबंदी है, लेकिन महाराष्ट्र में पाबंदी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पर बैन नहीं लगाया। तो आप फेडरेशन का मीनिंग समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एक्ट 1935 क्या बोल रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब फेडरेशन यानी इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट टू फॉर्म अ फेडरेशन बनाएगी। अब ये प्रोविंसेस क्या है, प्रोविंसेस यानी कि उस वक्त, आज जैसे हमारे पास 29 स्टेट्स है, लेकिन उस वक्त सिर्फ 11 स्टेट थे इंडिया में जिसको प्रोविंसेस कहते थे, और वो सारे के सारे प्रोविंसेस रूल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए रूल किए जाते थे। और दूसरे आ जाते हैं प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या है, प्रिंसली स्टेट्स मीन्स दोज एरियाज दैट इज रूल्ड बाय द प्रिंसेस, यानी राजा महाराजा छोटे मोटे जो बादशाह रहते थे उस रीजन को रूल करते थे। मैं बता, दिस इज द मैप बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारा आज़ादी से पहले का मैप है कि अभी देखिए एट प्रेजेंट इंडिया मैप इज लुकिंग लाइक दिस। इंडिया में 29 स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर का 2 पार्ट हो गया, तो अब हो गया 28 स्टेट्स, राइट। ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख का रीजन, और इतना ऊपर का रीजन POK है, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाइड कर रखा है। तो ये सारे स्टेट्स एट प्रेजेंट ऐसे है इंडिया में। तो लेकिन आज़ादी से पहले कुछ इस तरीके से हमारा मैप दिखाई देता था कि ये बहुत सारे, देखिए यहाँ पे हैदराबाद है, ये जो पिंक कलर का जो इंडिकेट कर रहा है, राइट, तो ये प्रिंसली स्टेट्स है, लाइक अंडरस्टैंड। प्रिंसली स्टेट्स वापस बताता हूँ, प्रिंसली स्टेट मतलब दोज एरिया दैट इज रूल्ड बाय द प्रिंसेस, है ना, जो उनके राजा महाराजाओं के जरिए रूल किया जाता था। जैसे अजमेर मारवाड़ का रीजन है, हैदराबाद है, मैसूर है, ये सिक्किम है, मणिपुर है, आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर भी। उस वक्त महाराजा हरि सिंह, आज़ादी के वक्त महाराजा हरि सिंह वॉज द प्रिंसली रूलर ऑफ द जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट, राइट। और जो येलो इंडिकेट कर रहा है यूनाइटेड प्रोविंस, जो येलो इंडिकेट कर रहा है वो ब्रिटिश गवर्न प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस यानी कि स्टेट्स, जैसे मैंने अभी बताया। तो एक्ट ऑफ 1935 क्या बोला कि प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस मिल जाएगी और पूरा फेडरेशन बना देगा, यानी वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा और अदर स्टेट्स को ऑटोनोमी दी जाए। लेकिन अब हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द वर्किंग ऑफ ब्रिटिश गवर्न प्रोविंसेस विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें यह था कि इंडियन की तरफ से डिमांड हो रहा था कि हमें आज़ादी दो, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम फ़ौरन ही तुमको कंप्लीट 100% आज़ादी नहीं देंगे, हम कुछ हिस्सा तुमको तुम्हारे हाथ में दे देंगे, पहले हम इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन में देखेंगे कि पब्लिक का व्यूज़ क्या है। सो इफ द प्रिंसली स्टेट, अब प्रिंसली स्टेट अगर ज्वाइन होते हो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्न स्टेट तो ज्वाइन होकर फेडरेशन बन गया,
फेडरेशन मतलब डुअल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। सो इफ द प्रिंसली, अब ये आता कि प्रिंसली स्टेट्स अगर ज्वाइन हो जाते हैं फेडरेशन को यानी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो वो अपनी ऑटोनॉमी छोड़ देगी, अपनी उनके पास कोई पावर नहीं रह जाएगी। इसलिए प्रिंसली स्टेट ने क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, हैंस दे रिफ्यूज टू ज्वाइन। द प्रिंसली स्टेट ज्वाइन द फेडरेशन, दे वुड लॉस देयर ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी का मतलब कि वो कुछ यानी वहाँ के वो बादशाह नहीं रह जाएगी। पब्लिक का जो व्यूज़ होगा, इलेक्शन होगा वहाँ पर, और जो इलेक्शन का व्यू रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि वी विल नॉट ज्वाइन द फेडरेशन। देयरफॉर द प्रपोजल ऑफ फेडरल स्टेट इन द एक्ट वाज नॉट ब्राउट इनटू प्रैक्टिस। फिर क्या हुआ, प्रोविंशियल कैबिनेट बना, इलेक्शन हुआ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्ट ऑफ 1935 बट स्टिल डिसाइडेड टू टेक अ पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी इलेक्शन लड़ा। एंड 1937 द इलेक्शन वर हेल्ड इन द 11 provinces in the country. Among this, the Indian National Congress gained the majority over the 8 provinces and came to power. तो टोटल मैंने बताया कि 11 प्रोविंसेस थी उस वक्त, स्टेट नहीं बोला जाता था, राज्य नहीं, 11 प्रोविंस थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में थी। तो उसमें इलेक्शन हुआ और 11 में से 8 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल की, और बाकी के 3 इन अदर 3 प्रोविंसेस नन ऑफ द पार्टी कुड अचीव द मेजोरिटी एंड देयरफॉर मिक्स कैबिनेट वाज फॉर्म्ड। तो बाकी के 3 में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी नहीं लाई थी, इसलिए मिक्स गवर्नमेंट बनी, राइट। So the cabinet minister of Indian National Congress did useful work for the people such as release of political prisoners from jail, introduction of basic education and provision of liquor. तो जब ये इलेक्शन हुआ और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर कैबिनेट गवर्नमेंट बनाए तो उन्होंने बहुत सा अच्छा काम किया कि उस वक्त जो इंडियन लीडर जेल में बंद थे उनको रिहा किया और बेसिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, शराब पे पाबंदी लगाई, मेजर अंडरटेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दलित्स एंड पासिंग द एक्ट ऑफ गिविंग डेप्ट रिलीफ टू द फार्मर एक्सेट्रा। और किसानों के ऊपर जो कर्जा था वो उनको माफ़ करवाया। देन अब ये क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन, उसी वक्त क्रिप्स मिशन है क्या, अब देखिए। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, चैप्टर 3 एंड 4 में मैंने बताया हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने इंडियन से यकीन दिलाया था कि तुम हमको सपोर्ट करो, यानी कि इंडिया का सपोर्ट मांगा था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद उन्होंने इंडिया को आज़ाद नहीं किया, तो इसलिए इंडिया एग्रीड हो गया। उसके बाद से मूवमेंट बाय मूवमेंट स्टार्ट होने लगा। तो इसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी क्रिप्स यानी अंग्रेज़ों ने ये चाहा कि इंडियंस की हेल्प ली जाए। तो इसलिए क्या हो गया कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड सपोर्टेड द अमेरिका अगेंस्ट जापान। इंग्लैंड उस वक्त 2 ग्रुप थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में, तो अमेरिका का सपोर्ट कर दिया इंग्लैंड ने और जापान जर्मनी एक अलग ग्रुप था, ओपोनेंट ग्रुप था, अपोजिट ग्रुप था। तो उस वक्त क्या हुआ कि इंग्लैंड की हुकूमत थी इंडिया में, और क्या हो गया, जापानीज आर्मी रीच द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो अब क्या हो गया था, ब्रिटिश रियलाइज दैट इफ द जापान अटैक्स ऑन इंडिया देन दे विल नीड अ कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियंस एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल सेंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स टू इंडिया। अभी देखिए उस वक्त क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम लिमिट बता दूं 1939 टू 1945, 6 साल तक ये वर्ल्ड वॉर चला, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें 2 मेन ग्रुप थे, जर्मनी, जापान और इटली वगैरह का एक ग्रुप था, और दूसरा अपोनेंट ग्रुप था अमेरिका, रशिया एंड इंग्लैंड। तो इंग्लैंड अमेरिका के साथ ज्वाइन हो गया, और अमेरिका और जापान में बहुत अपोनेंट थी, बहुत गहरी दुश्मनी थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि जापानीज़ आर्मी क्योंकि यहाँ पे इंडिया पे हुकूमत किसकी थी, इंग्लैंड की, और इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, और अमेरिका का दुश्मन कौन था, जापान। तो जापान ने देखा कि ये तो यहाँ पर इंडिया में अंग्रेज़ों की हुकूमत है, तो इसने इंडिया पे अटैक करना चाहा। जापान ने, यहाँ पे जापान है, सपोज जापान एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है, तो जापान आर्मी यहाँ तक इंडियन कोस्ट तक, ईस्टर्न कोस्ट तक पहुँच गए थे। ये देख के अंग्रेज़ों को डर हुआ कि ये हमें अंग्रेज़ों पर हमला कर देंगे और इंडिया को आसानी से आज़ाद कर देंगे। तो इसको देखते हुए इन्होंने क्या किया कि वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, तो उन्होंने क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स उनका एक ऑफिसर, उनको इंडिया भेजा ताकि वो इंडिया का सपोर्ट ले। और
ताकि सपोर्ट करे ताकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया मतलब ब्रिटिश के साथ खड़े हो. बट proposal of in front of Indians, but none of the political party was satisfied with this proposal, and the Indian National Congress rejected the proposal since there was no clear mention of complete independence. So Indian National Congress ने रिजेक्ट क्यों कर दिया क्रिप्स प्रपोजल को? बिकॉज यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं था, उन्होंने रिटर्न में दिया नहीं था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम तुमको आज़ादी दे देंगे, तुम हमको सपोर्ट करो, इसलिए हमने सपोर्ट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को, लेकिन उन्होंने हमको आज़ादी नहीं दी. तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल सिंस देयर वाज अ नो क्लियर मेंशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. और उसके अलावा पाकिस्तान, जो सिंस देयर वाज अ नो मेंशन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो द मुस्लिम लीग आल्सो रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन. सो उस वक्त जो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और दूसरी थी जो मुस्लिम लीग थी. तो मुस्लिम लीग ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें उस प्रपोजल में there is no clear mention of Pakistan, so that's why the Muslim League also rejected the Cripps mission. ये आपका गिव रीजन में क्वेश्चन पूछा हुआ है. जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये इंडिया अपनी हड्डर्मी से हट नहीं रहे, तो इन्होंने क्या किया कि इनका एक ऑफिसर था लॉर्ड लिनलिथगो, तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेयर बिगन इन यूरोप 1939 में जब स्टार्ट हुआ, तो लॉर्ड लिनलिथगो डिक्लेयर दैट इंडिया हैज़ ज्वाइन द वॉर ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश. इंग्लैंड क्लेम दैट इट इज़ फाइटिंग टू सेव डेमोक्रेसी इन यूरोप. तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, यूरोप में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, वॉर लड़ रहे हैं. तो इंडियंस ने कहा यस इट इज़ राइट. द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट इफ दैट क्लेम वाज ट्रू देन इंग्लैंड शुड इमीडिएटली ग्रांट अ फ्रीडम टू इंडिया. अगर तुम्हारा बोलना सही है कि तुम डेमोक्रेसी के लिए ये जंग लड़ रहे हो, तो तुम तो अंग्रेज़ हमारे इंडिया को गुलाम बना के रखे हो, हमारे इंडिया पे कब्जा जमा के बैठे हो, तो तुम यहाँ की पब्लिक का व्यूज़ ये है कि तुम इंडिया को इमीडिएटली छोड़ दो अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो. right? So England refused to fulfill this demand, and therefore the provincial minister of Indian National Congress resigned in November 1939. Even जबकि इंडियंस ने गवर्नमेंट बना ली, लेकिन अंग्रेज़ों का रूल था, तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन दे दिया. तो उसी के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, कि अब इंडिया को तुम छोड़ दो, बहुत हो गया. आफ्टर द क्रिप्स मिशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट एन इंटेंस मूवमेंट फॉर अटेनिंग द इंडिपेंडेंस. द वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑन 14 July 1942 at Forda. अब उस रेजोल्यूशन में क्या था? टू डिमांड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंडेड इमीडिएटली एंड इंडिया शुड बी गिवन इंडिपेंडेंस. यानी कि इंडियंस भी बहुत चालाक हो गए थे इस वक्त, इंडियन लीडर भी बहुत ही सही उन्होंने पैतरा फेंका था ताकि हमको आज़ादी मिल जाए. तब अंग्रेज़ ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए वो लड़ रहे हैं, तो हम भी डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं और आप हमारे कंट्री को इमीडिएटली छोड़ दो. सो इफ़ दिस डिमांड वॉज नॉट फुलफिल्ड, और ये अगर इंडियंस ने जो डिमांड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, अगर ये डिमांड उनकी पूरी नहीं होती है, तो दे वांट टू स्टार्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया. अभी तक क्या आपने देखा कि जो भी था कि नॉन वायलेंस मूवमेंट, यानी कि जितना भी था कि गांधी जी जब से आए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सब नॉन वायलेंट मूवमेंट था. लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा था जो कि वायलेंट टर्न कर गया था, वो हम देखेंगे. सो ऑन अगस्त 7, 1942 द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट ग्वालियर टैंक, क्रांति मैदान इन मुंबई, एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन. सो 1942 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो मुंबई में हुआ, उसके प्रेसिडेंट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. Maulana Abul Kalam Azad was the first education minister of India, and the British should leave the India. This resolution passed by the Congress Working Committee at Varda and was to be finally approved in the Mumbai session. So on 8 August, the resolution of Quit India put forth by Jawaharlal Nehru and got passed with the great majority, and it was also decided to start a nationwide non-violent agitation under the leadership of Mahatma Gandhi said, and every one of you should from this movement onwards consider yourself a free man and woman and behave like a citizen of free India. तो गांधी जी ने क्या कहा कि हर एक व्यक्ति, हर एक लोग इंडिया के अपने आप को इस वक्त से आज़ाद समझने लगो और आज़ाद इंडिया का सिटीजन समझो. तो उसी वक्त गांधी जी ने एंड वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, हम इंडिया को आज़ाद करेंगे या तो मर जाएंगे कोशिश करते हुए. सो गांधी जी मेड एन इंस्पिरेशनल अपील टू द पब्लिक टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस विद द फीलिंग ऑफ डू और डाई. सो डू और डाई यानी करो या मरो.
का नारा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त दिया। तो इसी के साथ ये वीडियो में एंड करता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द इस चैप्टर का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी आपके लिए आपको क्या करो, आपको पूरा यकीन है कि इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट समझ में, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो एक लाइक तो बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब अवर चैनल अब्बास अकेडमी।